नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमने पिछली कक्षा में काव्यखंड को पढ़ा था, जिसमें हमने पुरानी धारा को पढ़ा था। आज की इस कक्षा में हम काव्यखंड में नई धारा प्रथम उत्थान को पढ़ेंगे, जिसका समय काल शुक्ल जी ने संवत 1925 से 1950 ईस्वी तक माना है। तो संवत में है ये समय 1925 से 1950, नई धारा प्रथम उत्थान। तो हम देखेंगे कि शुक्ल जी बताते हैं कि नई धारा प्रथम उत्थान में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार गद्य की भाषा का स्वरूप स्थिर करके गद्य साहित्य को देशकाल के अनुसार नए नए विषयों की ओर लगाया, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या किया था कि गद्य की भाषा का जो स्वरूप था उसको सबसे पहले उन्होंने स्थिर किया, और उसके बाद गद्य साहित्य को देश काल के अनुसार जो परिस्थिति थी वर्तमान, उसके अनुसार नए नए विषयों की ओर लगाया। जो वर्तमान समस्याओं की मांग थी कि साहित्य में इस प्रकार की समस्याओं को साहित्य के माध्यम से उजागर किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, तो जो भी नए नए प्रकार के विषय थे उसकी ओर ध्यान लगाने वाले, ध्यान देने वाले हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। तो भाषा का स्वरूप स्थिर करने में और गद्य साहित्य को देश काल के अनुसार, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार नए नए विषयों की ओर लगाने में जिस प्रकार इन्होंने अपना सहयोग दिया था, उसी प्रकार कविता की धारा को भी नए नए क्षेत्रों की ओर मोड़ने का श्रेय भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही जाता है। कहते हैं कि इस नए रंग में सबसे ऊंचा स्वर जो था वो था देशभक्ति की वाणी का, अर्थात जो इस प्रकार का जो काव्यखंड था, जो काव्य की रचना की जा रही थी, उसका सबसे जो प्रमुख और मुखर जो स्वर था वो था देशभक्ति का, क्योंकि उस समय मांग थी कि लोगों को जागरूक किया जाए, देशभक्ति की ओर प्रेरित किया जाए लोगों को। तो इस प्रकार की काव्य रचना का सृजन किया जा रहा था। उसी से लगे हुए लोग विषय लोकहित, समाज सुधार, मतलब कि जो भी उस समय के विषय हुआ करते थे वो भी लोकहित के लिए, समाज सुधार के लिए, मातृभाषा के उद्धार के लिए आदि होते थे। तो ये जो नई धारा प्रथम उत्थान की आप देख सकते हैं, ये सभी विशेषताएं भी है जो कि आपको संदर्भ और कथन वाले प्रश्नों में देखने को मिलता है। तो इस समय जो भी रचनाएं हो रही थी नई धारा प्रथम उत्थान के अंतर्गत, वो सभी कुछ समाज सुधार के लिए, देशभक्ति के लिए, मातृभाषा के उद्धार के लिए, इन्हीं सबको लेकर के लिखी जा रही थी रचनाएं। हास्य विनोद की भी कुछ कुछ विषय को इसमें रखा गया था। जैसे कि हम कह सकते हैं कि साहित्य में नए युग के आरंभ में ही कई प्रकार के नए आलंबन भी सामने आए थे, जैसे कि पुरानी जो लकीर का फकीर, नए फैशन के गुलाम, बहुत लोग थे ना नई फैशन के गुलाम थे, तो इस पर व्यंग्यात्मक कुछ रचनाएं आने लगी। वही नोच खसोट करने वाले अदालती अमले सामने आने लगे। मूर्ख और खुशामदी रईस हम देख सकते थे समाज में, नाम या दाम के भूखे देशभक्त इत्यादि, इन सब पर रचनाएं लिखी जाने लगी। इसी प्रकार वीरता के आश्रय भी हम देख सकते हैं कि जन्मभूमि के उद्धार के लिए रक्त बहाने वाले, अन्याय और अत्याचार का दमन करने वाले इतिहास प्रसिद्ध वीर होने लगे। सारांश यह है कि नई धारा की कविता के भीतर जिस नए नए विषयों के प्रतिबिंब आए, वे सभी क्या होते थे, वे अपनी नवीनता से आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त, मतलब नवीनता तो उनमें जाहिर सी बात है कि थी ही, लेकिन इसके अतिरिक्त नूतन परिस्थिति के साथ हमारे मनोविकारों का सामंजस्य भी घटित कर रहे थे। अर्थात जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही थी, उन नई धारा में नए विषयों के साथ उन सबको जोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा था। तो यही सबसे बड़ी विशेषता है नई धारा प्रथम उत्थान का, जो कि शुक्ल जी ने यहाँ पे बताया है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि विभिन्न विषयों की यहाँ पे अनेक रूपता के साथ साथ उनके विधान का भी ढंग थोड़ा बदल चला था। प्राचीन धारा में मुक्तक और प्रबंध की जो प्रणाली चल रही थी, अब कुछ भिन्न प्रणाली प्रयोग में लाई जा रही थी, उसका अनुसरण किया जा रहा था। पुरानी कविता में प्रबंध का रूप कथात्मक और वस्तु वर्णनात्मक ही चला आता था, या तो पौराणिक कथाओं या फिर ऐतिहासिक वृत्तों को लेकर के छोटे छोटे आख्यान काव्य रचे जाते थे। जैसे कि आपने पद्मावत देखा, रामचरितमानस देखा, रामचंद्रिका देखा, छत्र प्रकाश, सुदामा चरित, दान लीला, चीरहरण लीला इत्यादि जो छोटे छोटे आख्यान होते थे, पौराणिक कथाओं पे आधारित जो रचनाएं होती थी, कुछ ऐतिहासिक वृत्तों पर आधारित होती थी, जैसे कि पद्मावत। ठीक है, तो इस प्रकार की रचनाएं हमें देखने को उस समय मिली थी। अथवा विवाह, मृग्या, झूला, हिंडोला, ऋतु विहार आदि को लेकर के वस्तु वर्णनात्मक प्रबंध हमें देखने को मिले थे। अनेक प्रकार के सामान्य विषयों पर भी लिखा गया, जैसे बुढ़ापा, विधि विडंबना, जगत सच्चाई सार, गोरख
अच्छा, माता का स्नेह, सपूत, कपूत, है ना, कुछ दूर तक ये चलती हुई विचारों को और भावों की मिश्रित धारा के रूप में सामने आई थी। इसी प्रकार के कुछ विषय जैसे कि हम देख सकते हैं उक्ति वैचित्र के साथ एक ही पद्य में कहे जाते थे, अर्थात वे मुक्तक की सूक्तियों के रूप में भी होते थे। पर नवीन धारा के आरंभ में छोटे छोटे पद्यात्मक निबंधों की परंपरा अब चलने लगी थी। यानी कि अब तक हम प्रबंध और मुक्तक का रूप देख रहे थे, लेकिन नवीन धारा के आरंभ में हमें देखने को मिलता है छोटे छोटे पद्यात्मक निबंधों की परंपरा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। वहीं हम आगे देखें तो इतिवृत्तात्मकता भी आगे चल करके समाहित होने लगी थी प्रथम उत्थान काल के भीतर। अब हम आगे अगर देखें तो हम पाएंगे कि नवीन धारा के प्रथम उत्थान के भीतर कुछ महान जो हमारे लेखक थे, साहित्यकार थे, वे शामिल हुए थे। जैसे कि नवीन धारा के प्रथम उत्थान के भीतर हम हरिश्चंद्र जी को पाएंगे, प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं को पाएंगे, अंबिका दत्त व्यास जी को, राधा कृष्ण दास, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी आदि को हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इन चारों को नवीन धारा प्रथम उत्थान के भीतर शुक्ल जी ने लिया है। और ये प्रश्न सीधे सीधे ऐसे कई बार देखा गया है कि शुक्ल जी ने नई धारा प्रथम उत्थान के अंतर्गत किन किन कवियों को स्थान दिया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, इनको इन्होंने शामिल किया है। अब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो नवीन धारा के बीच भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर जो था वो था देशभक्ति का। नील देवी, भारत दुर्दशा आदि नाटकों के भीतर हम इन सबको देख सकते हैं। वहीं इनकी जो रचना है विजयनी विजय वैजयंती, जो मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर इन्होंने लिखी थी। कहीं गर्व, कहीं क्षोभ, कहीं विषाद आदि इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। जैसे सहसन बरसन सो सुनियो जो सपने नहीं कान, सो जय आरज शब्द को सुन, और फर की उठी सबकी भुजा, खर की उठी तरवार, क्यों आप ही ऊंचे भय आर्य मोच के बार। ठीक है, का कारण जान प्राचीन आर्य गौरव पर कुछ गर्व आ ही रहा था। अर्थात इस प्रकार की रचनाएं लिखी जा रही थी जो अपनी संस्कृति पर गर्व करने को हमें प्रेरित कर रही थी। और समाज सुधार से संबंधी बहुत सारी कविताओं को, रचनाओं को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा। वर्तमान अधोगति का दृश्य ध्यान में आया और फिर वही हाय भारत की धुन, जैसे कि हाय वह भारत भुव भारी, सब ही विधि सो भई दुखारी, हाय पंचनद हा पानीपत, अजहू रहे तुम धरनि बिराजत, हाय चित्तौर नीलज तू भारी, अजहू खरो भारत ही मझारी, तुमसे जल नहीं जमुना गंगा, बढ़हु बेग किन प्रबल तरंगा, बोरहु किन झट मथुरा काशी, धोवहु या कलंक की राशि। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि किस प्रकार की कविताएं मतलब देश को प्रेरित करने के लिए, देशवासियों को प्रेरित करने के लिए उस समय के जो कवि थे, जो रचनाकार थे, रचनाएं कर रहे थे। और भारतेंदु ने भी इस प्रकार की ही देशभक्ति से प्रेरित रचनाएं की। तो इसमें देख सकते हैं कि आप चित्तौड़, पानीपत, इन नामों से किस प्रकार हिंदू हृदय के लिए कितने भावों की ये व्यंजना यहाँ पे भरी पड़ी है। वहीं अगली जो इनकी नील देवी में देखिए कैसी करुण पुकार यहाँ पे आप देख सकते हैं। कहाँ करुणा निधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करे भारतवासी रोए। तो इस प्रकार की जो कविताएं हैं, जो पंक्तियां हैं, वो नील देवी में प्रस्तुत की है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कहते हैं कि वे केवल नर प्रकृति के कवि थे। शुक्ल जी ने यहाँ पे इस बात को देखिए कोट किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिए कि वे केवल नर प्रकृति के कवि थे, बाह्य प्रकृति की अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। अपने नाटकों में दो एक जगह उन्होंने जो प्राकृतिक वर्णन रखे हैं, जैसे कि सत्य हरिश्चंद्र में गंगा का वर्णन और चंद्रावली में यमुना का वर्णन, वे केवल परंपरागत के रूप में ही, परंपरा पालन के रूप में ही रखे हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मतलब विशेषकर जो इनकी प्रकृति थी वो नर प्रकृति यानी कि मनुष्य के ऊपर केंद्रित थी। वहीं हम देखेंगे आगे चलकर कि जैसे कि विशेष अवसरों पर प्रिंस ऑफ वेल्स, जैसे कि पीछे सम्राट सप्तम एडवर्ड का आगमन, मिस्र पर भारतीय सेना द्वारा ब्रिटिश सरकार की विजय, ठीक है, इन पर इन्होंने रचनाएं लिखी है। तो भारतेंदु ने कुछ लावनिया और ख्याल भी लिखे हैं और जिनकी भाषा क्या है, खड़ी बोली है। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण बातें थी और परीक्षाओं में पूछी जाने वाली है और कई बार पूछी भी जा चुकी है, तो ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में शुक्ल जी ने बताई है। अब हमारे अगले जो हमारे लेखक हैं, तो जो कवि हैं नई धारा के,
प्रथम उत्थान में, वो है प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में देखें तो उन्होंने देश दशा पर आंसू बहाने के अतिरिक्त बुढ़ापा, गोरक्षा ऐसे विषय पर कविता के लिए ऐसे विषयों को चुना। मतलब कि ये आंसू बहाने पे विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि बुढ़ापा, गोरक्षा ऐसे विषयों को अपनी कविता के लिए इन्होंने चुना। और इनकी कविताएं बहुत विचारणीय होती थी, विचारणात्मक होती थी, विचारणीय बातों को उसमें उद्धृत किया जाता था और कुछ भावव्यंजना और विचित्र विनोद भी होता था। साथ साथ इतिवृत्तात्मक पद्य भी होते थे। उदाहरण के लिए क्रंदन की ये पंक्तियां हम देख सकते हैं। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र की क्रंदन जो कविता है उसकी ये पंक्तियां हैं। तो इस प्रकार की, तबही लख्यो जहाँ रहियो एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रूखी रोटी हूँ को तरसत, जहाँ कृषि वाणिज्य शिल्प सेवा सब माही, देसिन के हित कछु तत्व कहूँ कैस हूँ नाही, कहिए कहाँ लगी नृप ही दबे हैं जहाँ ऋण भारन, तह तिनकी धन कथा कौन जे गृही साधारण। ठीक है, तो इस प्रकार क्रंदन में अपनी पंक्तियों को उद्धृत करते हैं। इस प्रकार इतिवृत्तात्मक पद भारतेंदु ने भी कुछ लिखे हैं। ठीक है, ये तो लिखा है प्रताप नारायण मिश्र जी ने क्रंदन में, लेकिन इसी प्रकार के इतिवृत्तात्मक पद जो है कुछ भारतेंदु जी ने भी लिखे हैं, जिनको हम देखेंगे अभी। तो भारतेंदु जी लिखते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की और इतिवृत्तात्मक पद है ये सभी। तो आप देख ही सकते हैं कि इस प्रकार के पद कई बार प्रश्नों में पूछे जा चुके हैं। और मिश्र जी की विशेषता, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र जी की विशेषता वास्तव में उनकी हास्य विनोदपूर्ण रचनाओं में ही दिखाई पड़ती। जैसे उनकी रचनाएं हैं हरगंगा, तृप्यताम, बुढ़ापा इत्यादि कविताएं बड़ी ही महत्वपूर्ण है और विनोदपूर्ण, मनोरंजन से भरी हुई है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान वाली जो हिंदी की हिमायत भी बहुत प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हरगंगा, तृप्यताम, बुढ़ापा, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदी की हिमायत, ये सभी जो रचनाएं हैं वो प्रताप नारायण मिश्र जी की है और बहुत बार पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा। अगले जो हमारे कवि वो है उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी जी। इन्होंने अधिकतर विशेष अवसरों पर ही लिखा है, जैसे कि दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट में मेंबर होने के अवसर पर, महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबली के अवसर पर, नागरिक के कचहरियों में प्रवेश पाने पर, प्रयाग के सनातन धर्म महासम्मेलन जो कि संवत 1963 में हुआ था, इस अवसर पर आनंद आदि प्रकट करने के लिए कविताएं इन्होंने लिखी है। इनके छंदों में यति भंग प्राय मिलता है। कहते हैं कि एक बार जब इस विषय में मैंने, यानी कि शुक्ल जी ने जब इनसे बात की, तब इन्होंने कहा, इन्होंने यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी ने कहा, इन्होंने कहा कि मैं यति भंग को कोई दोष नहीं मानता, पढ़ने वाला ठीक चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्य कहते हैं बद्री नारायण चौधरी जी। और इनका जो आप देख सकते हैं हीरक जुबली कविताएं, कभी कभी इनको बहुत लोगों ने इनको खुशामदी कविता भी समझा है, परंतु ये विशेष अवसरों पर ही कविताएं लिखते थे। तो हीरक जुबली भी जो है ये बद्री नारायण चौधरी की रचना है। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण और पूछी जाने वाली बात जो है वो जो कि बद्री नारायण चौधरी जी की है, वो है विलायती में दादा भाई नौरोजी के काले कहे जाने पर। कहते हैं कि विलायत में दादा भाई नौरोजी के काले कहे जाने पर इन्होंने कार्य शब्द को लेकर के बड़ी सरल और क्षोभपूर्ण कविता लिखी थी, जिसकी कुछ पंक्तियां शुक्ल जी ने उद्धृत की हैं। लिखते हैं कि बद्री नारायण चौधरी जी, अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे, तासों कारे कारे शब्द हूँ पर है वारे, कारे श्याम राम जलधर जल बरसन वारे, कारे लागत ताही सो कारण को प्यारे, याते नी को है तुम कारे जाहु पुकारे, यह असीस देत तुमको मिल ही हम सब कारे, सफल होई मन के सभी संकल्प तुम्हारे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार विलायत में दादा भाई नौरोजी के काले कहे जाने पर, यह प्रश्न भी पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में कि विलायत में दादा भाई नौरोजी के काले कहे जाने पर किसने क्षोभपूर्ण कविता लिखी थी। तो बद्री नारायण चौधरी जी ने इस प्रकार से क्षोभपूर्ण कविता लिखी थी। वही देखिए हीरक जुबली के अवसर पर लिखे हार्दिक हर्षादर्श में देश की दशा का ही वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो हार्दिक हर्षादर्श जो है वो हीरक जुबली के अवसर पर लिखी गई है और ये बद्री नारायण चौधरी जी की है। हम आगे देखें कि प्रेमधन जी की कुछ और महत्वपूर्ण बातों को तो हम पाएंगे कि प्रेमघन जी
कई बहुत ही प्रांजल और सरल कविताएं उनके दोनों नाटकों में, अर्थात भारत सौभाग्य जो नाटक है, चाहे वो खेलने योग्य हो या ना हो, पर देश दशा पर वैसा बड़ा सुंदर, अनूठा और मनोरंजक नाटक दूसरा नहीं लिखा गया, ऐसा शुक्ल जी स्वयं कहते हैं। तो भारत सौभाग्य नाटक इस दृष्टि से प्रेमगंज जी का बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी का देश दशा पर इतना सुंदर अनूठा नाटक किसी ने नहीं लिखा, दूसरा नाटक ही नहीं हुआ, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। उसके प्रारंभ में अंकों में सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा, इन तीनों देवियों के भारत से क्रमशः प्रस्थान का दृश्य बड़ा ही भव्य है इस नाटक में, भारत सौभाग्य नाटक में। और एक बार प्रश्न में नेट की परीक्षा में पूछा भी गया था कि किस नाटक के प्रारंभ में अंकों में सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा के क्रमशः प्रस्थान का दृश्य है, तो भारत सौभाग्य नाटक में। उक्त तीनों देवियों के मुख से विदा होते समय जो कविताई कहलाई गई है प्रेमचंद जी के द्वारा, वो बड़ी ही मार्मिक है। ठीक है, हंसारूढ़ा सरस्वती के चले जाने पर दुर्गा भी चले जाने के विषय में कहती है, और इस प्रकार तीनों देवियां क्रमशः प्रस्थान करती है। ये दृश्य बड़ा ही मार्मिक है। प्रेमगंज जी के कुछ और कविताओं की चर्चा करें तो मयंक और आनंद अरुणोदय, ये दो जो उनकी कविताएं हैं, ये बहुत सुंदर कविताएं हैं और बहुत प्रसिद्ध और कई बार पूछी जाने वाली ये कविताएं हैं। मयंक और आनंद अरुणोदय कहते हैं कि कहीं कहीं इसमें लंबे लंबे रूपक है और कहीं उपमा और उत्प्रेक्षाओं की पूरी भरमार है। ठीक है, मयंक और आनंद अरुणोदय का, ठीक है, अरुणोदय में जो कि प्रेमगंज जी की रचना है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी की, तो ध्यान रखिएगा मयंक और आनंद अरुणोदय। आगे जो हमारे कवि है वो है ठाकुर जगमोहन सिंह। इनके बारे में विशेष तौर पे तो शुक्ल जी ने कुछ ऐसा उद्धृत नहीं किया है जो कि हमें परीक्षा की दृष्टि से बहुत विस्तार से पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन इनके अंतर्गत हमें एक पद्माकर की जो पंक्तियां देखने को मिलती है वो हम देखेंगे, जो कि शुक्ल जी ने यहाँ पे प्रस्तुत की है। कहते हैं कि शुक्ल जी, ये देखिए आप देख सकते हैं कि पद्माकर की विरहणी का यह कहना कि किंसुक गुलाब कचनार और अनारन की डारन पे डोलत अंगारन के पुंज है। ठीक है, तो ये जो पद्माकर की पंक्तियां हैं इसको आपको ध्यान रखना है। ये शुक्ल जी ने उद्धृत किया है जब ये ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में थोड़े विस्तार से लिख रहे थे। तो पद्माकर की विरहणी का यह कहना है, ठीक है, किसकी विरहणी है? पद्माकर की विरहणी का, कि किंसुक गुलाब कचनार और अनारन की डार पे डोलत अंगारन के पुंज हैं। ठीक है, तो ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। वही अगले जो हमारे कवि है वो है पंडित अंबिका दत्त व्यास जी। ये काफ़ी देख सकते हैं कि फुटकल ही कविताएं रचते थे, लेकिन भारतेंदु के सहयोगियों की बात यही समाप्त कर अब हम उन लोगों की ओर जाएंगे, यानी कि शुक्ल जी उन लोगों की ओर जाते हैं जो इनकी मृत्यु के उपरांत मैदान में आए थे, अर्थात कविता के क्षेत्र में अपना कार्य किया था। तो इनमें पंडित अंबिका दत्त व्यास जी सामने हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी रचना जो है दशरथ विलाप, और ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है दशरथ विलाप अंबिका दत्त व्यास जी की। और ये जो कविता है वो खड़ी बोली में है, फारसी छंद में है। कई बार प्रश्न में पूछा गया था कि दशरथ विलाप जो है वो किस छंद में है, तो दशरथ विलाप फारसी छंद में लिखा गया है और खड़ी बोली में है। कविता की इस ढंग की है जहाँ पे शुक्ल जी उद्धृत भी किए गए कविता कुछ इस प्रकार की है कि कहाँ हो ए हमारे राम प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको सिधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं दशरथ विलाप की ये पंक्तियां हैं जो कि खड़ी बोली में फारसी छंद में है। यह कविता राजा शिव प्रसाद को इतनी पसंद आई थी कि इन्होंने अपने गुटका में इसको शामिल कर लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो कविता है वो है दशरथ विलाप। ठीक है, आगे जो हम देखेंगे कि खड़ी बोली में पद्य रचना का जो स्वरूप था एकदम कोई नई बात तो नहीं थी। जैसे कि इंशाअल्लाह खान ने अपनी रानी केतकी की कहानी में कुछ ठेठ खड़ी बोली के पद्य भी उर्दू छंदों में रखे थे। तो अगर प्रारंभिक रूप में देखें तो प्रारंभ में हमें बहुत सारी रचनाएं कुछ ऐसी मिलती हैं जो कि खड़ी बोली में, जैसे कि इंशाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी में ठेठ खड़ी बोली के पद्य भी उर्दू के छंदों के साथ रखे थे। वही कृष्ण भक्त नागरीदास भी हुए थे, जिन्होंने इश्क चमन
एक रचना की थी, ठीक है। इश्क चमन इनका है, तो ध्यान रखिएगा कि इश्क चमन नागरीदास जी का है। और इनके पीछे आते हैं नज़ीर अकबराबादी, जिनका जन्म संवत 1797 और मृत्यु 1877 मानी जाती है। कृष्ण लीला संबंधी बहुत सारे पद्य इन्होंने हिंदी खड़ी बोली में लिखे हैं। वे एक मनमौजी सूफी भक्त थे, नज़ीर अकबराबादी। और खड़ी आप देख ही सकते हैं कि कृष्ण लीला संबंधी बहुत से पद्य इन्होंने लिखे थे नज़ीर अकबराबादी में, कृष्ण लीला के संबंध में, जो कि हिंदी खड़ी बोली में है, ठीक है। और देखा जाए तो वैसे एक ये मनमौजी सूफी भक्त थे। वहीं लखनऊ के शाह कुंदन लाल और फुंदन लाल ललित किशोरी और ललित माधुरी के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्त हुए थे, ठीक है। कौन? लखनऊ के शाह कुंदन लाल और फुंदन लाल, ये ललित किशोरी और ललित माधुरी नाम से बड़े प्रसिद्ध हुए थे, कृष्ण भक्त थे। इसके उपरांत कह सकते हैं कि लावनी बाजों का समय आता है। शुक्ल जी कहते हैं कि इसके बाद लावनी से संबंधित बहुत सारी हमें देखने को मिलते हैं रचनाकार और उनकी कुछ कुछ रचनाएं भी, जैसे कि मिर्ज़ापुर के तुकनगिरी गोसाई ने सदुकड़ी भाषा में ज्ञानोपदेश के लिए लावनी की लय चलाई थी। तो किसने चलाई थी? मिर्ज़ापुर के तुकनगिरी गोसाई ने सदुकड़ी भाषा में ज्ञानोपदेश देने के लिए लावनी की लय चलाई थी। लावनी की बोली जो थी वो खड़ी बोली रहती थी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि लावनी की जो बोली थी वो कौन सी बोली थी? खड़ी बोली ही थी। ख्याल को भी लावनी के ही अंतर्गत समझना चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किए जाते हैं परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा ख्याल को भी लावनी के अंतर्गत समझना चाहिए। और लावनी की बोली जो थी वो थी खड़ी बोली। इस प्रकार खड़ी बोली के हमें शुक्ल जी ने बताया कि हम तीन प्रकार के तीन छंद प्रणालियाँ हम उस समय लोगों के सामने प्रस्तुत थी, खड़ी बोली के तीन छंद प्रणालियाँ। और ये तीन छंद प्रणालियाँ जो कि खड़ी बोली की थी वो थी हिंदी के कवित्त सवैयों की प्रणाली, उर्दू छंदों की प्रणाली और लावनी का ढंग। तो इस प्रकार खड़ी बोली की तीन छंद प्रणालियों को हम देख सकते हैं। और तीनों अलग अलग प्रणालियां हैं, जिनमें हिंदी के कवित्त सवैयों की प्रणाली है, उर्दू छंदों की प्रणाली है और लावनी का ढंग है। संवत 1943 में हम कह सकते हैं कि पंडित श्रीधर पाठक ने इसी पिछले ही ढंग पर एकांतवासी योगी खड़ी बोली पद्य में निकाला, जो बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीधर पाठक जी का सन 1943 में, संवत 1943 तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि समय भी पूछा जाता है। संवत 1943 में श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी जो था खड़ी बोली पद्य में इन्होंने निकाला था। वहीं हम आगे देखें तो इसके पीछे हमें कुछ देख सकते हैं कि खड़ी बोली के लिए एक आंदोलन ही खड़ा हो गया था और मुजफ्फरपुर के बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली का झंडा लेकर के उठे। संवत 1945 में उन्होंने खड़ी बोली आंदोलन की एक पुस्तक छपाई। कौन सी? खड़ी बोली आंदोलन की एक पुस्तक छपाई, जिसमें उन्होंने बड़े जोर से राय जाहिर की अपनी कि अब तक जो कविता हुई वह तो ब्रज भाषा की थी, हिंदी की नहीं। हिंदी में भी कविता हो सकती है। तो अपनी इस पुस्तक में उन्होंने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें कायम की थी। तो इन स्टाइलों को हम देखेंगे कि खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें क्या थी। तो जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल, है ना। तो इस प्रकार की 5 स्टाइलें अपनी पुस्तक में खड़ी बोली पद्य की उन्होंने शामिल की, कायम की कह सकते हैं, ठीक है। वहीं चंपारण के प्रसिद्ध विद्वान और वैद्य पंडित चंद्रशेखर धर्मिश्र ने कह सकते हैं, जो भारतेंदु के मित्र में भी थे, संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी में भी बड़ी सुंदर और आशु कविता किया करते थे। कौन? चंद्रशेखर धर्मिश्र जी। अब नई धारा प्रथम उत्थान के अंतर्गत शुक्ल जी अंत में लिखते हैं कि मैं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में संस्कृत वृत्तों में खड़ी बोली के कुछ पद्य पहल मिश्र जी ने ही लिखे थे। यानी कि मिश्र जी ने ही पहले क्या लिखे थे? आधुनिक काल में संस्कृत वृत्तों में खड़ी बोली के कुछ पद्य लिखे थे, यानी चंद्रशेखर धर मिश्र जी ने। बाबू अयोध्या प्रसाद जी उनके पास भी पहुँचे और कहने लगे कि लोग कहते हैं कि खड़ी बोली में अच्छी कविता नहीं हो सकती, क्या आप भी यही कहते हैं? यदि नहीं
तो मेरी सहायता कीजिए। और इस बात पर उक्त पंडित जी ने कुछ कविताएं उन्होंने लिख कर के भी दी, यानी कि खड़ी बोली में अच्छी कविता हो सकती है। इस पर इसका उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने पंडित जी ने कुछ कविताएं भी लिख कर के दी थी, और जिन्हें उन्होंने अपनी पोथी में शामिल कर लिया। यानी कि खड़ी बोली आंदोलन जो पुस्तक उन्होंने मतलब कि प्रकाशित करवाई थी, छपाई थी, उसमें उन्होंने शामिल कर लिया। और इस प्रकार खड़ी बोली के पक्ष में जो राय मिलती वह भी उसी पोथी में दर्ज की जाती थी। धीरे धीरे एक बड़ा पोथा हो गया यह, और जिसे बगल में दबाए शुक्ल जी कहते कि वो जहाँ कहीं भी हिंदी के संबंध में सभा होती थी वहाँ जा पहुँचते थे। यदि बोलने का अवसर ना मिलता या कम मिलता तो वे बिगड़ कर चल देते थे। तो इस प्रकार शुक्ल जी ने ये सभी बातें उद्धृत की है नई धारा प्रथम उत्थान के अंतर्गत। जो महत्वपूर्ण विषय वस्तुएं थी उसको मैंने आपको बता दिया है। आप ज़रूर से 2 से 3 बार इसको एक बार देख लें। देख लेने से ही आपको याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगा, ताकि परीक्षा में आपसे कोई गलती ना होने पाए। शुक्ल जी आप जानते ही हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो वीडियो क्लासेस हो रही है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आगे आने वाली वीडियोज़ लगातार आपको मिलती रहेंगी। मिलती हूँ अगली कक्षा में। अब हम नई धारा के प्रथम उत्थान को तो आज हमने देख लिया, अब अगली कक्षा में द्वितीय उत्थान को देखेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।